नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। जगदीप धनखड़ को 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। जगदीप धनखड़ विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को हराकर विजेता के रूप में उभरे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में 528 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को 182 वोट मिले थे। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल पड़े वैध मतों में से करीब 72% से ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की। देश में उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उपराष्ट्रपति की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में तय होती है। मुद्दा आपका में आज हम समझेंगे और चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के कार्य, शक्तियों, कर्तव्यों और जगदीप धनखड़ के सामने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में अगले 5 साल में आने वाली चुनौतियों की। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है चक्षु रॉय, हेड ऑफ आउटरीच PRS। चक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ अखिलेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एडिटर है टाइम्स ऑफ इंडिया के। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और स्वागत आपका। सबसे पहले चक्षु रॉय, आपसे शुरुआत करूंगी। देश का जब संविधान की बात हम करते हैं तो उपराष्ट्रपति का भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता की तरह है, क्योंकि जितने भी दुनिया के लोकतांत्रिक संविधान वाले बाकी देश हैं, इसके जैसा शायद ही कोई पद हो। क्या कहता है हमारा संविधान उपराष्ट्रपति के पद को लेकर, साथ ही राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी दोहरी भूमिका को लेकर क्या कुछ कहा गया है, वो हमें बताइए। देखिए, अगर हम उपराष्ट्रपति के पद को देखते हैं तो 2 बड़ी बातें उभर के आती हैं, जिसका आपने भी उल्लेख किया। पहली बात यह है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो एक संवैधानिक पद पे हैं और राज्यसभा के वो चेयरमैन रहेंगे अगले 5 सालों तक। और एक उनके ऊपर जिम्मेदारी ये भी रहती है कि राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने के अलावा अगर कभी प्रेसिडेंट का ऑफिस कुछ समय के लिए वेकेंट रहता है या उसमें उनको स्टेप इन करना पड़ता है, तो वो भी एक उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी रहती है। जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसमें जो राज्यसभा है उसकी एक बड़ी अहम भूमिका है। हम लोग एक बाईकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम में हैं और उसमें राज्यसभा 2-3 बड़े बड़े रोल निभाता है। एक तो वो देश के सभी राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो राज्यसभा में होता है। राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जो एक चेकिंग मैकेनिज़्म रहता है पॉपुलरली इलेक्टेड लोकसभा के ऊपर। और जो राज्यसभा का डिबेट रहता है उसको ये कहा जाता है कि ये डिबेट नॉर्मल पॉलिटिक्स से उठकर एक ज़्यादा तकनीकी होगा, ज़्यादा पेचीदा होगा, एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो राज्यसभा करता है और उस हाउस की संचालन की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के ऊपर होती है। अब जब धनखड़ साहब आज उपराष्ट्रपति पद का ग्रहण कर चुके हैं तो अगले 5 सालों में उनके पास 2-3 बड़ी चुनौतियां रहेंगी। एक चुनौती ये रहेगी कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ समन्वय कैसे मिलाया जाए, उनमें ट्रस्ट और कंसेंसस कैसा रहे। जो अभी बीता मॉनसून सत्र गया उसमें हमने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफ़ी टकराव था। दूसरा उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी, जिसके बारे में हम लोग आगे भी बात कर सकते हैं, कि किस तरह से राज्यसभा की कार्यवाही उसको और सुदृढ़ किया जाए और उसको और अच्छा करा जाए। और तीसरा
जब जो हमारा राज्यसभा है उसमें किस तरह के बदलाव लाए जाएं, किन चीज़ों में रूल्स और प्रोसीजर्स को अपडेट किया जाए, तो ये कुछ 3 बड़ी चीज़ें मुझे लगता है कि हम लोग बात कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या करने की ज़रूरत है अगले 5 साल के उनके कार्यकाल में। बिल्कुल। संवैधानिक दृष्टि से जो बातें हैं शुरू में वही हम पहले एक राउंड उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी, बहुत सारी बातें हैं जो अभी चक्षु रॉय ने हमें बताई है और एक तरह से उन्होंने भी इस बात को जाहिर किया कि 2 कर्तव्य हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर, साथ ही राज्यसभा के सभापति के तौर पर, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उपराष्ट्रपति के ऊपर कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम देखें तो ये 2 ऐसे पद के कर्तव्य और उनका निर्वहन है जो बिल्कुल अलग और भिन्न हैं। सभापति रहते हुए आपकी अलग तरह की जिम्मेदारियां हैं, उपराष्ट्रपति रहते हुए आपकी अलग तरह की जिम्मेदारियां और अधिकार हैं, और एक दूसरे का मैं कहूं कि अर्जित ज्ञान या कहें एक दूसरे के कर्तव्य और अधिकारों की छाया आपस में नहीं पड़ती है। तो ये किस तरह से अलग जिम्मेदारियां हैं? देखिए, उपराष्ट्रपति पद भारत का पूरे विश्व में एक ऐसा पद है जो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोहरी भूमिका के रूप में देखा जाता है, और विश्व में ऐसा कोई पद नहीं है और भारत में भी ऐसा कोई संवैधानिक पद नहीं है जिसकी दोहरी भूमिका हो। वो पदेन सभापति के रूप में देख सकते हैं राज्यसभा में, और जैसे कि आपने कहा कि उपराष्ट्रपति के रूप में भी देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि उपराष्ट्रपति का पद चूँकि राज्यों को प्रतिनिधित्व देता है, तो राज्य नीति से राष्ट्र नीति के बीच में जो समन्वय प्रस्तुत करना होता है वो उपराष्ट्रपति और पदेन सभापति के रूप में किया जाता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे राज्यों की राजनीति से राष्ट्र की राजनीति के रूप में एक अंतर, एक बदलाव, एक समन्वय, एक संतुलन बनाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो अब हमारे उपराष्ट्रपति पद को और महत्वपूर्ण प्रकार से करना होगा। दूसरी बात ये देखा जाता है कि अक्सर हमने जो अपर हाउस है, अपर चैम्बर है, इसमें हमने बहुत संघर्षात्मक राजनीति को देखा है, और चाहे वो प्रोसीडिंग्स के रूप में हो, डिस्कशंस के रूप में हो, डेलिब्रेशंस के रूप में हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए भी होगी कि कैसे ये नए उपराष्ट्रपति इस संघर्षात्मक राजनीति को सहयोगात्मक और समन्वयात्मक राजनीति के रूप में परिदर्शित करते हैं, उसको लेके चले जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात जो इन 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में देखी जा सकती है, वैसे कहा जाता है कि 14 नंबर कुछ राजनीतिज्ञों के लिए और कुछ समाज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कितना महत्वपूर्ण होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी रहेगी कि हमारे नए उपराष्ट्रपति जिस समाज से आते हैं वो एक सामान्य परिवेश है, लेकिन साथ ही साथ वो एक विधिविद भी हैं। उनका लीगल जूरिस्प्रूडेंस पे एक बहुत अच्छा काम है, और राज्यसभा एक ऐसा बड़ा चैम्बर है जहाँ पे डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस और डेमोन्स्ट्रेशंस लेजिस्लेशंस के रूप में बराबर होते रहते हैं। तो उनको किस प्रकार से और प्रोडक्टिव डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस के द्वारा प्रोडक्टिव लेजिस्लेशंस के रूप में लिखा जा सकता है, वो मुझे लगता है कि इनके अपने लीगल एक्सपर्टीज़ और इनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं इसमें लाने में उनको साकार और समर्थ कर पाएगा। ठीक है अखिलेश जी, जिस बारे में बात डॉक्टर चौधरी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताइए। जगदीप धनखड़ की जब हम बात करते हैं, उनका करीब 30 साल का राजनीतिक सफ़र रहा है। सांसद के तौर पर, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद अब हम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनको जिम्मेदारी का निर्वहन करते देखेंगे। किस तरह का उनका राजनीतिक सफ़र रहा है? कानून के वो गहरे जानकार हैं। किस तरह की राजनीतिक शख्सियत और सफ़र जगदीप धनखड़ का? देखिए, अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारियां उनके बारे में मिली। शुरुआत में जैसा कि हम लोगों ने देखा और पढ़ा कि बेसिकली वो फौज में जाना चाहते थे। फैमिली में उनके कई सारे फौजी थे और उसी लीगेसी को कैरी ऑन करना चाह रहे थे, बट उनकी आईसाइट में कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से वो रिटेन क्वालिफाई करने के बाद भी रिजेक्ट हो गए थे। और उसके बाद वो धीरे धीरे वो लीगल प्रोफेशन में इंटर किए। जयपुर यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई करके, और ग्रेजुअली वो ये इनकी पॉलिटिकल जो जर्नी, अगर आप जो बीजेपी की तरफ आए, शुरुआत में जेडीयू जनता दल में रहे और बाद में बीजेपी, कांग्रेस, फिर बीजेपी में ये जो जाट आंदोलन राजस्थान में हुआ था, जाट आरक्षण का आंदोलन, और केवल राजस्थान के जाट समाज को ओबीसी में इंक्लूड किया गया था, उसमें इनकी काफ़ी
एक अहम भूमिका थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जिसने ऐड किया था उस समाज को ओबीसी कैटेगरी में, तो उसमें इनकी काफ़ी इफेक्टिव भूमिका थी और वहाँ से वो बीजेपी के एक प्रखर नेता बने और लीगल जो एस्पेक्ट से बीजेपी के उसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। फिर बाद में हाल फिलहाल में देखा गया कि उनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इसके पहले वो ऑलरेडी एक यूनियन मिनिस्टर के रूप में, लोकसभा एमपी के रूप में, विधान सभा के एक मेंबर के रूप में पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहे। तो जो इनका एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है प्लस इनका जो लीगल एक्सपीरियंस रहा है, निश्चित रूप से उसका एडवांटेज राज्यसभा, क्योंकि देखिए अगर इफेक्टिवली आप देखें तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उस हाउस को चलाना। और विशेष रूप से आजकल जिस तरह से हम लोगों ने हाल फिलहाल में देखा है कि काफ़ी डिसरप्शंस हुए हैं। अभी आपने देखा कि सेशन की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही गिर गई, इतने ज़्यादा पेंडेमोनियम हुआ, सब इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई कि अचानक से प्रोडक्टिविटी बहुत ही गिर गई। हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से लोवेस्ट रही। तो आने वाले समय में भी अभी चुनौतियां रहेंगी और राज्यसभा तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष लगभग इवनली प्लेस्ड हैं, तो उसमें चुनौतियां बड़ी हैं इनके लिए। और इनका अनुभव हम लोगों को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में इनकी मदद करेगा और ये एक कंसेंसस से शायद प्रोसीडिंग्स को चला पाए। कंसेंसस की जब आप बात कर रहे हैं तो पीठासीन अधिकारी के तौर पर चक्षु एक अलग अधिकार हैं। विचार विमर्श जो होगा सदन के अंदर, उसमें सभापति की भूमिका अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती है। तो संसदीय जो कार्य प्रणाली है और ख़ासतौर से राज्यसभा के अंदर जो अधिकार और कर्तव्य, और मैं कहूँ कि एक पीठासीन अधिकारी के तौर पर उनकी भूमिका है, वो कितनी अहम रहेगी? मेरे को क्या लगता है कि जब भी हम कभी पीठासीन अधिकारी के बारे में बात करते हैं तो हमें दो तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। एक कि पीठासीन अधिकारी की भूमिका ये रहती है कि जो हाउस का प्रोसीजर है उसको इंटरप्रेट करे और उसके हिसाब से हाउस की गरिमा को बढ़ाते हुए हाउस के अंदर काम हो। तो एक तो ये रहता है। दूसरा ये रहता है सदन के अंदर हमेशा संघर्ष रहेगा, राजनीति रहेगी और उस संघर्ष और राजनीति को कैसे जोड़ते हुए उसको एक सकारात्मक रूप देते हुए चर्चा हो, कानून बने, कानूनों के ऊपर विचार विमर्श हो। तो ये क्या कहते हैं पीठासीन अधिकारी की एक बड़ी अहम भूमिका रहती है। पीठासीन अधिकारियों की कुछ लिमिटेशन भी हैं और वो लिमिटेशन ये है कि वो राजनीति में नहीं पड़ सकते। वो किसी एक दल के नहीं है। हाँ, एक दल से उनको चुनकर भेजा गया है बट वो दलगत राजनीति में नहीं हो सकते और उनको एक निष्पक्ष जो रुख अपनाना पड़ेगा। उसी से हमारे अब तक जितने पीठासीन अधिकारी रहे हैं उन्होंने उस निष्पक्ष अपने रुख की वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में लाने की कोशिश करी है। एक ही रही। अच्छा, एक जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो मुझे ध्यान में आता है कि जो अमेरिका है वहाँ पर भी जो उपराष्ट्रपति का पद है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम से उनका सिस्टम डिफरेंट है बट वहाँ पर भी जो उपराष्ट्रपति का पद है वो वहाँ के जो सेनेट हैं उसके वो चेयरमैन हो जाते हैं। और जो अब तक अगर एक कॉमनैलिटी देखी जाए तो पहली बार नहीं हो रहा है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जो एक गवर्नर के पद से आ चुके हैं। तो एक ये टाइम ऑनर ट्रेडिशन रहा है कि हमारे काफ़ी सारे उपराष्ट्रपति पहले गवर्नर थे, उसके बाद उपराष्ट्रपति बने और उनका जो गवर्नर होने की वजह से स्टेट्स का जो एक्सपीरियंस था वो राज्यसभा में उनके लिए काफ़ी काम आया। और हो सकता है कि जो हमारे अब जो उपराष्ट्रपति होंगे वो एक ऐसे राजभवन से आए हैं जहां पर भारत की प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे पहली लेजिस्लेचर बैठती थी। तो जो वेस्ट बंगाल का राजभवन में है वहाँ पे एक कमरा है जिसे काउंसिल चेंबर कहते हैं और हमारे काफ़ी सारे जो पुराने कानून हैं, इंडियन पीनल कोड,
वैसे कानून उस चेंबर में बने थे। तो एक ये भी लिंक हो जाएगा राजभवन और राज्यसभा के बीच में। बिल्कुल। अब जब जगदीप धनखड़ जी के आगे के सफ़र की बात करेंगे डॉक्टर चौधरी, तो जाहिर तौर पर एक लेगेसी की भी बात होगी। इस पद पर जितने भी उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने सभापति के तौर पर, उपराष्ट्रपति के तौर पर एक मैं कहूँ कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए और अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। किस तरह की लेगेसी जगदीप धनखड़ के सामने है? देखिए, इससे पहले जो दो उपराष्ट्रपति के पद पर जो पदेन सभापति हुए हैं, श्री भैरव सिंह शेखावत जी और श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने जो मुख्य एक विज़न है जिसका वो चाहते थे कि कैसे हम सदन को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रूप में इसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक विज़न था सरकार का और सभा का कि कैसे हम इस सदन को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा से सेकंड चैम्बर को यूजलेस चैम्बर के रूप में लोग देखा करते थे। कुछ समाज वैज्ञानिकों ने कहा कि यूजलेस टायर है, जबकि देखें तो ये ट्यूबलेस टीयर के रूप में पिछले कुछ वर्षों से उभर कर आया है। और बहुत विचारक इस बात को स्वीकारते हैं कि पिछले लगभग इन 1.5 दशकों में राज्यसभा की जो गति है और उसकी गरिमा है, उस दोनों में बहुत परिवर्तन आया है। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कैसे राज्यसभा की जो गतिविधियां हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें वाद और विवाद के साथ संवाद को जोड़कर उसे और गतिमान बनाया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है चुनौती श्री धनखड़ जी के सामने होगी। दूसरी बात, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा है कि उपराष्ट्रपति का पद हो या फिर पदेन सभापति का पद हो, ये वास्तव में नॉन पॉलिटिकल है, ये अपॉलिटिकल है, ये गैर राजनीतिक या अराजनीतिक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती होगी कि कैसे धनखड़ जी विपक्ष के सभी साथियों के साथ मिलकर, ट्रेजरी बेंच के सभी साथियों के साथ मिलकर वो कैसे विश्वास जगाते हैं कि जो पद है वास्तव में गरिमा का पद है और इस पद के माध्यम से ही इस सदन को हमें और कार्यान्वित करना है, इसकी गतिविधियों को और कार्यान्वित करना है, संचालित करना है, ताकि ये मुख्य धारा के साथ जुड़ जाए। क्योंकि आमतौर पर लोकसभा राज्यसभा के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो संसद का अभिप्राय केवल लोकसभा के रूप में देखा जाता है, राज्यसभा के रूप में कम देखा जाता है। किंतु एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इसको अपॉलिटिकल रहते हुए उपराष्ट्रपति और पदासीन अधिकारी के रूप में, पीठासीन अधिकारी के रूप में धनखड़ जी इस पोजीशन में और विश्वास सदस्यों के साथ लेकर आ सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको वहाँ रहते हुए बिल्कुल नॉन पार्टीजन रूप में काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार उस पद पर आने के बाद आप विचारधाराओं से हट जाते हैं और विषयों पर विषयों को आप ज़्यादा महत्व देते हैं। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है वो जो हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा है कि कैसे आप नॉन पॉलिटिकल, नॉन पार्टीजन के साथ साथ नॉन पॉलिमिकल भी होंगे, कि आप विवादों से दूर रहेंगे और उन मुद्दों को आप फोकस करेंगे जो राष्ट्र के लिए और राष्ट्रनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धनखड़ जी न केवल एक कुशल अनुशासक हैं, बल्कि एक बहुत कुशल प्रशासक भी हैं और इनके पास अनुभव को अगर हम देखते हैं तो इस नई भूमिका में ये बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। ठीक है। और अखिलेश जी, अगर देखें और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की बात करें तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनका कार्यकाल काफ़ी बढ़िया रहा। शुरुआती दिनों में हमने देखा काफ़ी गतिरोध रहा, लेकिन उन्होंने सदन को काफ़ी शानदार तरीके से चलाया। और कहा भी जा रहा है, हमने देखा जब विधायी भाषण हुए तमाम अलग अलग दलों की तरफ से, तब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को पर्याप्त मौका दिए जाने की बात कही गई। और एक तरह से उत्पादकता की बात करूं तो 8 सत्रों की मैं बात कर रही हूँ। शुरू के जो 5 सत्र थे उनमें कम रही उत्पादकता, लेकिन बाद में 76 से लेकर 105% तक रही। यानी उत्पादकता को लेकर भी एक बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं जो आने वाला शीतकालीन सत्र है और जिस तरह के मुद्दे हमने इस बार मानसून सत्र में देखे हैं, माना जाए कि शीतकालीन सत्र में ही एक पहला पड़ाव होगा उन चुनौतियों का नए उपराष्ट्रपति के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये भी सुनने में आ रहा है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद जो विंटर सेशन होगा वो नए बिल्डिंग में होगा और लगभग 70 to 80% कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है नए पार्लियामेंट का। तो एक पूरी तरह से एक नए परिवेश में ही जगदीप धनखड़ जी को ये हाउस मिलेगा। और हालांकि अभी उसकी कोई निश्चित डेट नहीं आई, लेकिन ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि नए हाउस से ही विंटर सेशन से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में फंक्शनिंग चालू होगी। ये
वेंकैया जी की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि देखिए वो बीच बीच में उनके जो विट्स होते हैं, कभी काफी लाइटर मोमेंट्स वो क्रिएट करते रहते थे अपनी बातों से, और इतना लंबा उनका एक्सपीरियंस रहा। हर कई सारे पदों पर उन्होंने काम किया, राज्यसभा में काफी लंबा उनका अनुभव भी रहा। तो हर पार्टी के लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, उनकी बात को सुनते भी थे। और उनकी एक और अच्छाई थी, हम लोगों ने प्रोसीडिंग्स में देखा कि चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, ऐसा नहीं था कि वो पक्ष के लोगों को टोकते नहीं थे, बोलते नहीं थे। अगर कोई भी जो एक मर्यादा की सीमा है उसका उसको डिस्टर्ब करता था हाउस को, तो उसको बहुत स्ट्रांगली बोलते थे। जी। ऐसा नहीं था कि कोई भी पार्टीजन रोल था, और इसीलिए उनकी बात को लोग सुनते थे। आज भी जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक फेयरवेल लेटर लिखा है, तो उनके जो शब्दों का जो एक एक्सपेरिमेंट्स करते थे और जिस बखूबी से अपनी बातों जी। को कम्युनिकेट करते थे, चाहे स्पीचेस में या राइटिंग में, उसका उन्होंने काफी जिक्र किया है। और फेयरवेल में भी हम लोगों ने देखा था कि लोगों ने बड़ी फॉन्डली उनको याद किया था, उनके कार्यकाल को याद किया था। तो और नेचुरली अभी भी वो एक्टिव रहेंगे और उनके जो अनुभव है उसका देश को लाभ मिलेगा। धनखड़ जी के लिए जरूर ये है कि अब धीरे धीरे 2024 के चुनाव भी करीब आते जाएंगे। जी। ये 22 का लास्ट सेशन होगा उनका, पहला जो होगा। तो और फिर उस समय असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, फिर नेक्स्ट ईयर भी कई सारे स्टेट इलेक्शंस हैं। तो नेचुरली अपोजिशन एग्रेसिव होगा, और उसमें जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो भी चेयर करेंगे, उनको उस तरह की दिक्कतें आएंगी कि किस तरह से हम स्मूथली हाउस को रन करें। और धनखड़ जी को भी ये चुनौती होगी, और वहीं पर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो उनके अनुभव रहे हैं वो उनके काम आएंगे, और सबको एक साथ लेकर के शालीन तरीके से अच्छे से बिल्कुल हाउस को चला पाएं। बिल्कुल जी। चक्षु रॉय, जब हम नए उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति की भूमिका और कर्तव्यों की जब हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि तमाम अहम विदेशी दौरे भी उपराष्ट्रपति करते हैं। घरेलू दौरों की बात करें तो हमने तमाम उपराष्ट्रपतियों को देखा है किस तरह से छात्रों के बीच गए हैं, समाज के अलग अलग वर्गों के बीच जाते रहे हैं। अभी हम एम वेंकैया नायडू की बात करें, उन्होंने एक तरह से मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाने के लिए जिस तरह का जोर दिया, शिक्षा के स्तर को लेकर जिस तरह की बातें उठाई हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि उपराष्ट्रपति की इस तरह की भूमिका, जो कि समाज के अलग अलग, मैं कहूँ, मुद्दों और समाज के अलग अलग वर्गों से सीधे संवाद की हो, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की हो, ये भूमिका अपने आप में कितनी अहम हो जाती है, और जगदीप धनखड़ का जो अनुभव है वो कितना काम आ सकता है, और किस तरह की चुनौती इस दिशा में? आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और मैं इसमें 2-3 वाक्य याद करना चाहता था। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जो हमारे सबसे पहले राज्यसभा के चेयरमैन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो एक दौरे पर गए थे यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ पर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट के लिए उन्होंने एक तोहफ़ा दिया था। और वो तोहफ़ा ये था कि वो जो गैवल होता है जो कि मेज़ पर रखा जाता है हाउस को ऑर्डर में लाने के लिए, तो वो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट को भारत की तरफ से वो तोहफ़ा दिया था। और उस तोहफे के साथ जब उन्होंने सेनेट को एड्रेस किया तो उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ भारत और अमेरिका के बीच में एक रिश्ता जोड़ने के लिए। तो जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो उसकी जो सीमा है राज्यसभा के बाहर भी होती है। हमारे जो पिछले उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, जब वो अगर उनका कार्यकाल देखा जाए तो उन्होंने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में, और ये बात कही भी गई थी कि कुछ जो उनका मेजॉरिटी ऑफ जो उन्होंने टूर्स किए थे जहाँ पे वो गए थे, वो यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गए थे। तो किस तरह से राज्यसभा के काम को और लोगों तक पहुंचाना, किस तरह से जो नेशनल मुद्दे हैं उस पर स्टूडेंट से बात करनी और लोग और वर्ग के लोगों से बात करनी, वो भी उनका एक बड़ा काम रहेगा। और इसी बात पे ये याद आता है कि जब धनखड़ जी पहली बार पीठासीन होंगे तो उनके सामने एक तस्वीर टंग रही होगी, और वो होगी राज्यसभा चेंबर के अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जो कि हमारे 2 टर्म के चेयरमैन थे। और राधाकृष्णन जी ने एक बार हाउस के अंदर ये कहा था कि जो हाउस की जो गतिविधियां हैं वो ऐसी होनी चाहिए ताकि हाउस का मान बढ़े, गरिमा बढ़े,
और हाउस देशवासियों को ये दिखा पाए कि एक ये सुपरफ्लुअस हाउस नहीं है, ऐसा हाउस नहीं है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जब धनखड़ जी अपनी चेयर पर बैठेंगे और हाउस के ऊपर प्रिसाइड करेंगे तो शायद उनको ये भी देखकर चलना पड़ेगा कि जो राज्यसभा है उसकी भूमिका को और कैसे बढ़ाया जा सके और ये प्रूव करा जा सके कि राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग हाउस है जो कि हमारी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को आगे लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ समय भी पूरा हो गया है। चक्षु रॉय आपका, डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी आपका और अखिलेश कुमार सिंह, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर है देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ के लंबे कानूनी, विधायी और सार्वजनिक जीवन का अनुभव देश के काम आएगा, सदन को सुचारू रूप से चलाने के काम भी आएगा। लेकिन ये भी साफ है कि जगदीप धनखड़ के लिए आगे की राह में तमाम मुश्किलें भी हैं, चुनौतियां भी हैं, साथ ही पूर्ववर्ती शख्सियतों की विरासत भी उनके सामने है। खासतौर से शीतकालीन सत्र में इस बात का एहसास हो जाएगा कि आने वाले दिनों में उन्हें कितनी कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि पूरे देश की निगाहें भी उन पर बनी रहेंगी। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।